द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स की हालिया अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है और सच कहूं तो इसके नंबर्स चौंकाने वाले हैं। पिछली तिमाही में रेवेन्यू 93% और मुनाफा 82% बढ़ा है। ये आंकड़े किसी भी कंपनी के लिए असाधारण है। बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है कि ग्रोथ हुई है या नहीं, वो तो साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि इस ग्रोथ की क्वालिटी क्या है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या स्काई गोल्ड की ये जबरदस्त छलांग एक सोची समझी टिकाऊ स्ट्रैटेजी का नतीजा है, या फिर ये सोने की आसमान छूती कीमतों और बहुत ज्यादा कर्ज पर टिका एक जोखिम भरा खेल है? मैं मानता हूं कि ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी और शानदार एग्जीक्यूशन का नतीजा है। ये कंपनी जो कर रही है वो बहुत सोची समझी चाल है। और मैं ये मानती हूं कि ये आंकड़े जितने शानदार दिख रहे हैं उतने ही बड़े जोखिम छिपा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें चमक तो बहुत है, पर नींव कमजोर लग रही है। चलिए नींव से ही शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से इसकी नींव काफी मजबूत है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। जब मैंने ये नंबर्स देखे, 93% रेवेन्यू ग्रोथ, तो मैं हैरान रह गया। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी मशीन काम कर रही है। सबसे पहले उन्होंने स्पीड बैंगल का अधिग्रहण किया। ये सिर्फ एक और कंपनी खरीदना नहीं है। स्पीड बैंगल हर महीने 50 किलो की अतिरिक्त बिक्री लाएगी, और ये 100% एडवांस्ड गोल्ड मॉडल पर काम करती है, जिससे सीधा सीधा वर्किंग कैपिटल साइकिल सुधरेगा। एक मिनट रुकिए, लेकिन ये अधिग्रहण तो बिल्कुल नया है। अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये लंबे समय तक चल पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ महंगे दाम पर रेवेन्यू खरीद रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है, ये बिजनेस मॉडल की बात है। 100% एडवांस्ड गोल्ड का मतलब है कि वो कैश फ्लो की उसी समस्या को हल कर रहे हैं जिसकी आप चिंता कर रही हैं। इसके अलावा दुबई में एक नया B2B सेल्स ऑफिस खोला है, जिससे इस तिमाही में एक्सपोर्ट दोगुना होकर 150 करोड़ रुपए हो गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका लक्ष्य 2027 तक कुल बिक्री का 15 से 20% एक्सपोर्ट से लाना है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। हाँ, टॉप लाइन ग्रोथ शानदार है, पर जब आप इसे खोलकर देखते हैं तो ये क्वालिटी ग्रोथ नहीं लगती। ये ज्यादातर सोने की अस्थिर कीमतों और कर्ज पर टिकी है, जो एक कमजोर नींव है। सबसे बड़ा खतरा तो सोने की कीमतों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता है। लेकिन उन्होंने वॉल्यूम भी तो 20% बढ़ाया है। ये सिर्फ कीमत का खेल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं, नेगेटिव कैश फ्लो। मैनेजमेंट ने खुद माना है कि कंपनी मार्च 2027 से पहले कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। अभी उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नेगेटिव है। इसका सीधा मतलब है कि ये सारी ग्रोथ कर्ज के पैसे से हो रही है। वो अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कैश जला रहे हैं। पर ये एक सामान्य ग्रोथ फेज की बात है। जब कोई कंपनी इतनी तेजी से विस्तार करती है तो शुरुआत में कैश फ्लो पर दबाव पड़ता ही है, लेकिन वो इसे मैनेज कर रहे हैं। ग्राम वो भी फंसा हुआ है। ये GML स्कीम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कंपनी सीधे बैंक से सोना उधार लेती है, कैश नहीं। इससे ब्याज 9.5% से घटकर सिर्फ 4% रह जाता है, जो सीधे सीधे उनके मुनाफे को बढ़ाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में देरी और सप्लाई की दिक्कतों की वजह से 170 करोड़ की लिमिट में से सिर्फ 40 करोड़ ही इस्तेमाल हो पाया है। ये उनकी सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को लागू करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं मानता हूं कि GML में देरी एक मुद्दा है, लेकिन इसे पूरी कहानी का विलेन बनाना सही नहीं है। चलिए रेवेन्यू ग्रोथ की असलियत पर बात करते हैं। आप कहती हैं कि ये कीमतों से प्रेरित है, लेकिन 93% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ वॉल्यूम में 20% की ठोस वृद्धि हुई है। उनका वॉल्यूम 454 किलोग्राम प्रति माह से बढ़कर 544 किलोग्राम हो गया है। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। कैरेटलिन जैसे नए क्लाइंट्स हर महीने 10-12 किलो का वॉल्यूम ला रहे हैं। ये सिर्फ कागज पर बढ़ा हुआ रेवेन्यू नहीं है, ये जमीन पर बढ़ती हुई मांग को दिखाता है। मैं वॉल्यूम के आंकड़ों को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन हमें उस माहौल को भी समझना होगा जिसमें ये ग्रोथ हो रही है।
क्या ये संभव नहीं है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ भी ऊंची कीमतों के माहौल में हो रही है, जहां ग्राहक भविष्य में कीमतें और बढ़ने के डर से आज ही खरीदारी कर रहे हैं? इसे पैनिक बाइंग भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत तो कंपनी के अपने अनुमान हैं। FY26 और FY27 के लिए उनका रेवेन्यू गाइडेंस 90,000-95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत पर आधारित है, जो आज की कीमतों से काफी कम है। इससे तो यही लगता है कि मैनेजमेंट खुद मौजूदा रेवेन्यू लेवल को टिकाऊ नहीं मानता। या शायद वो सिर्फ संभलकर अनुमान लगा रहे हैं, जो एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है। लेकिन आपके तर्क में एक कमी है। अगर सिर्फ कीमतों का डर होता तो वो सिर्फ सोना खरीदते, ना कि बनी बनाई ज्वेलरी। कंपनी के वॉल्यूम का बढ़ना ये दिखाता है कि उनके डिजाइन और प्रोडक्ट्स की मांग है, और उनके एक्सपोर्ट का दुगना होकर 150 करोड़ होना, क्या वो भी पैनिक बाइंग है? ये तो नए बाजारों में उनकी पहुंच को दिखाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन उस पर भी एक सवाल है। क्या ये 150 करोड़ का एक्सपोर्ट अच्छे मार्जिन पर हुआ है, या फिर नए बाजार में पैर जमाने के लिए उन्होंने कम मार्जिन पर माल बेचा है? अक्सर कंपनियां तेजी से ग्रोथ दिखाने के लिए ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर विकास की स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। अगर कीमतें 20-25% गिर गईं, जैसा कि एक एनालिस्ट ने पूछा था, तो मैनेजमेंट का जवाब था, हम ग्राहकों के साथ कोटेशन को संशोधित करते हैं। ये इतने बड़े झटके के लिए एक बहुत ही आसान जवाब लगता है। अगर कीमतें गिरी तो न सिर्फ रेवेन्यू गिरेगा, बल्कि वॉल्यूम पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि खरीदारी की वो जल्दी खत्म हो जाएगी। आप वित्तीय जोखिमों की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये एक जायज चिंता है। लेकिन मेरे लिए वित्तीय जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका मजबूत ऑपरेशंस है, और कंपनी ठीक यही कर रही है। उदाहरण के लिए, उनके वर्किंग कैपिटल साइकिल में 7 दिन का सुधार हुआ है। 7 दिन? क्या ये सच में कोई बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। इस इंडस्ट्री में जहां पैसा महीनों तक इन्वेंट्री में फंसा रहता है, एक हफ्ते की भी बचत का मतलब है कि कंपनी करोड़ों रुपए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। ये बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑपरेशंस पर उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। स्पीड बैंगल का अधिग्रहण, जो 100% एडवांस्ड गोल्ड बिजनेस मॉडल पर काम करता है, इस एफिशिएंसी को और बढ़ाएगा। ये एक सोची समझी रणनीति है, जिससे कैश फ्लो में सुधार होगा और बाहरी कर्ज पर निर्भरता कम होगी। देखिए, यहीं पर हम दोनों की सोच में बुनियादी फर्क है। आप इसे एक कुशल मैनेजमेंट का प्रमाण बता रहे हैं, और मैं इसे एक बहुत बड़े छेद पर एक छोटा सा पैच लगाने जैसा देख रही हूँ। वर्किंग कैपिटल में 7 दिनों का मामूली सुधार, वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो की गंभीर समस्या को नहीं छिपा सकता। कंपनी अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए लगातार पैसा जला रही है, और जैसा मैंने पहले कहा, उनका मुख्य समाधान गोल्ड मेटल लोन प्रोग्राम, जो उनके ब्याज की लागत को आधे से भी कम कर सकता है और सीधे मुनाफे में सुधार ला सकता है, वो खुद एग्जीक्यूशन की समस्याओं से जूझ रहा है। मैं मानता हूं कि जीएमएल में देरी एक निराशाजनक बात है, और ये निश्चित रूप से एक एग्जीक्यूशन रिस्क है। लेकिन मैं इसे एक बड़ी और मजबूत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में एक छोटी अस्थायी बाधा के रूप में देखता हूं। लेकिन अगर आपकी सबसे जरूरी योजना ही अटक जाए, तो फिर बाकी की योजनाओं पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अगर मुनाफे में सुधार के बिना विकास इसी रफ्तार से जारी रहा, तो कंपनी को कैश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये कुशल मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक भी गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। मैं इसे रस्सी पर चलना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत पुल बनाना कहूंगा। उनकी भविष्य की योजनाएं साफ और बहुआयामी हैं। दुबई का ऑफिस सिर्फ यूएई के लिए नहीं है, बल्कि मलेशिया और सिंगापुर के बाजारों के लिए एक हब के तौर पर काम करेगा। ये एक रणनीतिक भौगोलिक विस्तार है। श्री ऋषभ गोल्ड का अधिग्रहण सिर्फ एक और कंपनी खरीदना नहीं है, यह रणनीतिक रूप से भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक को अपने ग्राहक के तौर पर जोड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है, और 2026 में एक नई फैक्ट्री बनाने की योजना उनकी लंबी सोच को दर्शाती है। वो आज की सफलता पर आराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के विकास की नींव रख रहे हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक शानदार सपना। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए परफेक्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत है, और यहीं पर मुझे शक है। जीएमएल में देरी एक चेतावनी का संकेत है। ये दिखाता है कि उनकी योजनाओं और उन्हें लागू करने के बीच एक अंतर है।
और आपकी नई 250 करोड़ की फैक्ट्री की बात कहें तो उसकी फंडिंग अतिरिक्त पीएटी यानी मुनाफे से आने वाली है। ये एक ऐसा अनुमान है जो उन अधिग्रहणों की सफलता पर आधारित है जो या तो बिल्कुल नए हैं जैसे स्पीड बैंगल, या अभी तक फाइनल भी नहीं हुए हैं जैसे ऋषभ गोल्ड। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो भविष्य पर दांव लगाना ही पड़ता है। हर ग्रोथ स्टोरी में थोड़ा जोखिम तो होता ही है। ये थोड़ा जोखिम नहीं है, ये हाल की बिना परखी हुई सफलताओं पर एक लंबी अवधि की योजना बनाने जैसा है। अगर इन अधिग्रहणों से उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ या जीएमएल जैसी योजनाएं अटकी रहीं, तो पूरी विस्तार योजना खतरे में पड़ सकती है। ये दूर की सोच कम और एक बहुत बड़ा जुआ ज्यादा लगता है। आप एक ऐसे घर की तीसरी मंजिल बना रहे हैं जिसकी पहली मंजिल की नींव अभी भी गीली है। अंत में मेरे लिए सारे सबूत एक अच्छी तरह से लागू की गई स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करते हैं, जो बाजार के बुनियादी बदलावों का फायदा उठा रही है। वॉल्यूम में 20% की वृद्धि, रेवेन्यू में 93% की छलांग, सफल अधिग्रहण और 2 गुना हुआ एक्सपोर्ट, ये सभी आंकड़े एक टिकाऊ और मजबूत विकास की तस्वीर पेश करते हैं। वो सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उनके पास भविष्य के लिए एक साफ योजना है। और मेरे लिए टॉप लाइन के आंकड़े जितने प्रभावशाली हैं, उतने ही चिंताजनक उनके पीछे के कारण हैं। यह ग्रोथ सोने की ऊंची कीमतों से फुलाई गई है और कर्ज के पैसे से चल रही है, जिससे कंपनी लगातार कैश जला रही है। मुनाफे में सुधार के लिए उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना जीएमएल में देरी हो रही है, जो इस हाई ग्रोथ मॉडल के टिकने और कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमताओं पर गंभीर सवाल उठाती है। निश्चित रूप से ये ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसी कंपनी को दिखाता है जो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। विकास पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन चर्चा का केंद्र ये है कि क्या ये विकास एक ठोस आत्मनिर्भर नींव पर बनाया गया है। ये एक जोखिम भरा कर्तव्य है जो सोने की कीमतों के झटकों और कंपनी की अपनी आंतरिक एग्जीक्यूशन की बाधाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। इस ट्रांसक्रिप्ट में दोनों ही तर्कों के लिए मजबूत सबूत हैं, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि स्काई गोल्ड इन मौकों और चुनौतियों का सामना कैसे करती है।